प्रदेश। सुप्रभात, नमस्कार। अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा द्वारा आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय सत्र की 18वीं आम पाकर हमें अपार प्रसन्नता हो रही है। सूरज के पहले किरण की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश में आप सभी माननीय अतिथिगणों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवी सज्जनों, अरुणाचल प्रदेश तीसरी बार इस महत्वपूर्ण सम्मेलन की मेजबानी करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हमारे लिए बड़ी ही हर्ष और गर्व की बात है कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में हमें आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की गरिमामयी उपस्थिति प्राप्त हो रही है। साथ ही इस सम्मेलन की महत्ता को बढ़ाते हुए हमारे मध्य विराजमान आदरणीय राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी। देवी सज्जनों, आदरणीय जनों का अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। With 180 parliaments and legislatures working together to deepen the Commonwealth's commitment to the highest standards of democratic governance, the Commonwealth Parliamentary Association Zone 3 once again come together to realize and achieve its objective by knowledge sharing, exchange of ideas, consultations and discussions, and promotion in strengthening the parliamentary democracy. The focus this time being on the issues of Northeast region and promotion of vocal for local. देवी सज्जनों, मंच पर आसीन राज्य की जनप्रिय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी, आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष श्री पासांग सोनातो जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री चोना मेन जी तथा विधानसभा उपाध्यक्ष श्री तेसा पोंगते जी, सभी का अभिनंदन जोरदार तालियों के साथ। Ladies and gentlemen, let us now begin the program with the opening song Hamara Arunachal by the Department of Fine Arts and Music, Rajiv Gandhi University.
अनेकता में एकता का प्रतीक सूरज की पहली किरण की पावन भूमि अरुणाचल प्रदेश को समर्पित बहुत ही खूबसूरत। Ladies and gentlemen, light is always equated with positivity. Light, the source of energy, motivation, and harbinger of good. Starting this program on an auspicious note, we'll now have the lighting of the lamp. हम मंच पर विराजमान सभी आदरणीय जनों से निवेदन करते हैं, कृपया अपने दीप प्रज्वलन कर आज के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी दीप प्रज्वलन कर इस सम्मेलन का शुभारंभ। Kindling the lamp of knowledge and wisdom as we chant Shubham Karoti Kalyanam Arogyam Dhanasampada Shatru Buddha Vinashaya Deep Jyoti Namastute. I bow down to the light of the lamp, the light of consciousness and divinity. May the light bestow on us auspiciousness. Let there be health and freedom from diseases. May there be abundance and wealth, and may it destroy the ignorance that gave rise to feelings of enmity and hatred. सभी आदरणीयों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आज के इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, may I now invite Shri Pasang Dorji Sona, Honorable Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly, for the opening remarks. हमारे इस महान देश के प्रभात चुंबित प्रदेश अरुणाचल में आप सबका स्वागत है। मुझे बहुत ही खुशी और हर्ष के साथ बोलना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच हमारा 18वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 3 ये कॉन्फ्रेंस हम यहाँ अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में आयोजन कर रहे हैं। उसके रूप में आज हमारे बीच माननीय लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हमारे बीच है। अपने व्यस्तता के बावजूद उन्होंने हमारे राज्य को और इस कॉन्फ्रेंस के लिए समय दिया। मैं अरुणाचल के वासियों और अरुणाचल सरकार और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच राज्यसभा के उप अध्यक्ष श्री हड़वल जी हमारे बीच में है। हमारे निमंत्रण पे वो भी आज हमारे बीच है इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मुझे पता है सब अपने अपने कार्यों में बहुत व्यस्त रहते हैं, उसके बावजूद भी आप इतने दूर हमारे क्षेत्र में आए और हमारे कॉन्फ्रेंस का में शामिल होकर हमारे गौरव बढ़ाया है। उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना व्यस्त समय से भी समय निकाल के, मुझे पता है उनका प्री एंगेजमेंट था काफ़ी, फिर भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए उसने समय निकाल के यहाँ बैठा। उसके लिए मैं आपको दिल से आभारी हूँ। और हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो हमारे राज्य के वरिष्ठ नेता हैं वो भी हमारे बीच इस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं और हमारे बीच आप लोगों को संबोधन करेंगे। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और मेरे सहयोगी यहाँ पे मंच पे श्री तेसाम पोंगते जी हैं, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप यहाँ पे हैं। और डेलीगेट्स हैं, speakers from different states of Northeast region,
honorable deputy speakers from different states of Northeast region, honorable ministers and MLAs from different states of Northeast region, and honorable ministers from Arunachal Pradesh, and honorable MLAs, and the officials who had come from different states and our own state, and the participants, all the delegates, the cultural group who has come all the way from districts to be part of this event, and all the friends who are present here and the media friends. ये जो 18 जो हमारा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन का जो कॉन्फ्रेंस था, इसको होना था 3 साल पहले। बीच में आप सबको पता है ये कोविड की महामारी के कारण हम इसको कर नहीं पाए। तो अब जब कोविड का हालात थोड़ा सुधरा, then we thought then we must organize the conference here in Itanagar this time, and me being the chairman of the Commonwealth India Region Zone 3, so it's my responsibility to have the conference here. तो मैंने माननीय अध्यक्ष लोकसभा से समय मांगा, he was kind enough to give us time to be part of this conference. So I would like to just give a small highlight about this conference. We always have this all over the country for the CPAs and all, but we wanted to do something little different because we are amid such a greenery, we are with the nature. So while we have an event, we must have a soft corner for our nature. So we want to have a green conference. We have distributed a kit to you where we have tried to use minimum paper. We have a lot of digital intervention so that we are patient. Even in our assembly also we have tried to make the assembly paper. It's less paper assembly right now, and whatever little waste the office work, we try to recycle it again. We have a small recycling unit. There is deep concern for the environment, and I believe if every one of us take the small step, it's our to keep the nature alive, because our future needs it. Like I always say, I'd like to love to Lama when he talks about the nature and so it's our responsibility for each and every one of us to be contributing towards the small and humble effort from our to be green assembly. So we have been advocating a lot of digital intervention in our assembly, and this conference also we are trying to make the delegate card also, that's paper which we are using. We are not using plastic, and even the lanyard also, it's biodegradable, and some of the are part of our one shot just to depict our culture. So this is about our assembly now. Coming to the of that this highlight in this 2 days of plenary session. The first plenary session we are having the topic of region and way forward, the roadmap. So this in the plenary session, our zone 3 comprises of 8 northeast, and zone is divided because of the unique characteristic. As a whole, we share some semblance, even though there are many multiple cultures. On the issues the northeastern state, and how do we contribute through this deliberation to policy making at the government level, so that our
level is something which always has a, stumbles in the way of executing the program which has been sanctioned to our northeastern state. The intentions of the central government is good. They want northeastern state, like Honorable Prime Minister always says. If the northeastern state develop, then only India will develop. So mere pumping of money is not going to work. So we have to take care. We have to really formulate the policies which fits northeastern India. So when we talk about planning for Northeast, we should plan with the Northeast. Then only I think we will come to a very, very positive policy which will trickle down right to the bottom, and all the people of the northeastern state and all the region of the northeastern state will benefit out of this. So we are very hopeful under this NDA government, under the leadership of Honorable Prime Minister, that we will see the light of development at par with the mainland very, very soon. And the second topic which we are going to deliberate in the second plenary session is about rich cultural heritage and the role of the lawmakers. So that will be the second point of deliberation. So as like we say, the northeastern state, so rich in culture. I had an opportunity to travel a lot of countries abroad. There are a lot of native tribes, call it Red Indian, native Red Indians, call it the Karen Long Neck of their living culture is gone. Wherever you go and see that, they've just created it for the tourist. But here in the Northeast, I think the culture is still living, alive. Future, how do we preserve this culture for our future generation? Because someone has rightly said, people without the knowledge of our past history, our origin, and the culture is like a tree without the root. So for us, it's very important that our future generation is not devoid of our cultural, rich heritage, and our culture is our identity. And in this line, I'm very proud to tell you all that our government of Arunachal Pradesh is very keen in preserving the culture. Even in the budget also, there's a big announcement regarding how to preserve our own cultural identity. And culture is so vibrant here. All we need to do is just give little impetus. We need not create all together. It's living in the society, it's living everywhere. You go to the villages, you go to the urban area, you will see the culture is still thriving so vibrantly. All we need to do is keep it going. We all need to contribute. So, as a lawmaker, we are the people who are connected to the people down in the grassroots. So our role, what we should be playing to protect the culture, heritage of our place, that will be discussing in the plenary session too. So team, Rajya Sabha team, and all the honorable delegates from different parts of the Northeast, and the officers from our state and the cultural troops, all the people who have been part of this conference. I would like to give my sincere thanks to all of you once again. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your speech. And now, ladies and gentlemen, we'll have a brief felicitation of the dignitaries. अतिथि देवो भव, यानी अतिथि हमारे लिए भगवान का रूप होते हैं और अतिथियों का पारंपरिक रूप से स्वागत सत्कार करना हमारी परंपरा रही है। देवी सिंधु में इसी खूबसूरत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अब अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्री पी.डी. सोना जी अतिथियों का स्वागत करेंगे, संवाद करेंगे। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी। Honorable Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly, P.D. Sona sir, honoring our chief guest. Thank you, sir, for accepting our love
and gratitude in the shape of a memento depicting, ladies and gentlemen, a foxtail orchid, and also presenting a painting by the popular artist Janehar, as you can just see. Thank you so much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी से निवेदन करते हैं, कृपया स्नेह स्वीकार करें। Thank you so much, sir. A scarf being felicitated by our Honorable Speaker, Sona sir. Thank you, sir, for accepting this memento, accepting our love and gratitude. बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री पेमा खांडू जी से निवेदन करते हैं, कृपया सर आप भी स्नेह स्वीकार करें। स्नेह प्रदान करते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्री पी.डी. सोना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम राज्य के उप मुख्यमंत्री महोदय श्री जोना मेन जी से निवेदन करते हैं, महोदय कृपया आप भी स्नेह स्वीकार करें। Thank you so much, sir. बहुत ही जोरदार तालियां दिव्य सज्जनों सभी आदरणीय जनों के लिए। Moment to cherish, moment to remember. Thank you so much once again. Ladies and gentlemen, we'll move ahead with the program. May I request Honorable Deputy Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Chanamay, to say a few words. माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। आदरणीय लोकसभा स्पीकर तथा चेयरमैन सीपीए इंडिया रीजन श्री ओम बिरला जी, आदरणीय डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, आदरणीय चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू जी, आदरणीय स्पीकर अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द चेयरमैन सीपीए इंडिया रीजन जोन 3 श्री पी.डी. सोना जी, आदरणीय स्पीकरगण, आदरणीय मिनिस्टर्स, एमएलएस and delegates, आदरणीय अध्यक्ष लोकसभा जी, आदरणीय डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, आप दोनों को अरुणाचल प्रदेश में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ जितना भी हमारा पड़ोसी राज्य से स्पीकरगण आए हैं, डिप्टी स्पीकरगण आए हैं, मंत्रीगण आए हैं, डेलीगेट्सगण आए हैं, मेरे तरफ से तहे दिल से सभी को स्वागत करता हूँ। मुझे याद है 1995 में मैं जब असेंबली में एंट्री लिया, इलेक्टेड होके जब 1995 में आया, एक छोटा सा असेंबली हॉल था, सेमी परमानेंट बिल्डिंग था, तो हमारे लिए गाड़ी का सुविधा नहीं था, यातायात का सुविधा भी नहीं था, एमएलए क्वार्टर्स था,
तो एमएलए कॉटेज में एमएलए खुद को रहना होता है, जो बाथरूम है मेरे ड्राइवर के लिए, मेरे कुक के लिए एक ही वॉशरूम, एक ही बाथरूम शेयर करना होता रहा उस जमाने। घर से आते तो अपने गाड़ी से आते हैं, स्पीकर और असेंबली अटेंड करके फिर वापस चले जाते हैं। तो उस समय से लेके अभी तक, तो अभी का अगर जो हमारा जो असेंबली हॉल देखा जाए, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री इटसेल्फ, वन ऑफ द बेस्ट हमारा जो असेंबली हॉल है। और ई विधान हो गया है, सबसे बेहतरीन लाइब्रेरी है, बेहतरीन आपका म्यूजियम बन गया है अभी। तो इस तरह का कई इनोवेटिव एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी द्वारा इस असेंबली को सजाया गया है, लोगों का, आने वाले पीढ़ियों का उपकार के लिए। तो उस समय का और अभी का कंपेयर किया जाए, अभी का जो असेंबली में हमारा जो यंग जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, कितना टैलेंटेड है और कितना अच्छा डेलिब्रेशन होता है इस असेंबली हॉल में, कितना डिबेट होता है हमारा बीच में। तो ये दिखाई देता है आज का दिन में। मुझे याद है मणिपुर में, उस जमाने में मणिपुर में सीपिया कॉन्फ्रेंस हुआ रहा, तो मैंने स्टीलवेल रोड, द फेमस, द मोस्ट हिस्टोरिक स्टीलवेल रोड, जो नॉर्थ ईस्ट लीडो से शुरू होता है, लीडो से कुनमिंग तक जाता है, 1720 किलोमीटर जो रोड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बनाया था। तो मैं उसका जिक्र किया था, स्टीलवेल रोड को ओपनिंग करना है और वहां बॉर्डर ट्रेड शुरू करना है। तो उस समय मोरे का भी शुरू होना था, मणिपुर बॉर्डर से लेके म्यांमार का साथ जो बॉर्डर ट्रेड का शुरू होना था। तो उसमें बोला गया कि मोरे का पहला शुरू करेगा, तो स्टीलवेल रोड जो है 505 जो बॉर्डर ट्रेड है उसको बाद में हम शुरू करेगा। तो वो अभी तक हमारा जो स्टीलवेल रोड है वैसा का वैसा। तो स्टीलवेल रोड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना है, 2 साल में मिस्टर स्टीलवेल में कंप्लीट किया स्टीलवेल रोड को, लीडो से लेके कुनमिंग तो 1720 2 साल में कंप्लीट किया है। मुझे याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय गाड़ी जाता रहा यहाँ से, तो असम से गाड़ी जाता रहा कुनमिंग तक, म्यांमार तक, थाईलैंड तक, उसी रास्ता से गाड़ी जाता रहा। मेरा अपना ग्रैंडफादर मुझे कहानी बताता है, मेरा अपना ग्रैंडफादर उसी रोड से विलेज जीप से लेके मिचिना तक गया था। तो आज हम गाड़ी लेकर आज हम जा नहीं पाता है आज। तो मेरा बार बार यही है, मैं जब भी उस प्लेटफॉर्म मिलता है मैं कहता हूँ कि स्टीलवेल रोड का जो बॉर्डर ट्रेड है ओपनिंग करना है। हाल ही में मैंने वहाँ ये जो ट्रांस अरुणाचल ड्राइव का फ्लैग ऑफ किया, तो बहुत पूरा भारतवर्ष से मीडिया के लोग आया है। वहाँ भी मैंने बोला कि बॉर्डर हाट 2 साल पहले हम बॉर्डर हाट खुला, म्यांमार का एम्बेसडर आया, मैंने गया, दोनों एक साथ बॉर्डर हाट खुला। बॉर्डर हाट 2 साल से बंद है, अभी हमें जाने नहीं देता है, हमारे इलाका है हमें जाना नहीं देता है, वहाँ में आर्मी पोस्ट है, हमारा आर्मी हमें रोक देता है। तो इस तरह का कठिनाई है। तो अगर बॉर्डर हाट खुल जाता है, वहाँ में बॉर्डर छोटा मोटा, हम तो चाहता है कि जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर ट्रेड होना है, अभी बॉर्डर ट्रेड नहीं होगा, बॉर्डर हाट भी, अगर बॉर्डर हाट भी होता है तो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल जाता है। तो मुझे मालूम है कि प्री इंडिपेंडेंट स्टीलवेल रोड से हो, म्यांमार से हो या बांग्लादेश से हो, हमारा ये जो ट्रेड चलता रहा थ्रू रोडवे, थ्रू रिवरवे, तो उस जमाने में तो मुझे मालूम दिया गया है कि उस जमाने में असम का पर कैपिटा इनकम इंडिया से अच्छा था, पर कैपिटा इनकम। तो अभी वो बंद है, अभी जो हमारा जो बॉर्डर ट्रेड अभी बंद होने का वजह से जो हमारा ट्रेड एक्टिविटीज नहीं है। और वो रास्ता हिस्टोरिक इसीलिए है कि चौलुंग सुकाफा जो असम जो आके 13th सेंचुरी में असम में आके बोर असम जो ग्रेटर असम गठन किया है, वो उसी ट्रैक से आ रहा है, इसीलिए उसको जानता है पटकाई हिल्स। पटकाई इज ए टाई वर्ड, पटकाई हिल्स बोलता है, नोंगयांग बोलता है, जो लेक ऑफ नो रिटर्न है उसका असली नाम वो नोंगयांग है।
तो बहुत हिस्टोरिकल है। अगर वो रोड खुल जाता है, उसमें ट्रेड होता है, उसमें टूरिज्म होगा, अगर हो जाता है तो असम का लोग बहुत जाएगा, नॉर्थ ईस्ट का लोग बहुत जाएगा। सिर्फ अरुणाचल के लिए विकास नहीं होगा, अरुणाचल के लिए ट्रेड एक्टिविटीज नहीं होगा, अरुणाचल के लिए ही इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, सारे नॉर्थ ईस्ट के लिए ऊपर। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टिलवेल रोड को जो ट्रेड लिंक है खोलना है और वहाँ यातायात करने के लिए सुविधा देना है। वहाँ जो ट्रेड है हमारा, जो वीकली ट्रेड होना है, वीकली हट होना है वहाँ में, ताकि ट्रेड एक्टिविटीज होते रहे। उस जमाने में मैं ये जो किया रहा। सर अध्यक्ष जी, आपको अभी जो स्लाइड दिखाया गया है, जो डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया है अरुणाचल का पॉलिटिकल ट्रांजिशन के बारे में, अरुणाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजिशन 1946 में हमें फ्रंटियर ट्रैक कहकर जानते थे। बालीपरा फ्रंटियर ट्रैक थे, ठीक टीना फ्रंटियर ट्रैक थे, लोहित सदिया फ्रंटियर ट्रैक थे, टीना फ्रंटियर, बालीपरा फ्रंटियर ट्रैक थे, सुबनसिरी फ्रंटियर ट्रैक से, लखीमपुर फ्रंटियर ट्रैक से, उसी से जानते थे 1946। उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का शासन था। बाद में 1965 में उसको फिर होम मिनिस्ट्री में लाया है, होम मिनिस्ट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में लाया है। 1951 में जो है वो फ्रंटियर ट्रैक से लेके उसको नेफा बनाया गया है। नेफा का समय में 5 डिवीजन था, तिराप डिवीजन, लोहित डिवीजन, सियांग डिवीजन, सुबनसिरी डिवीजन, कामेंग डिवीजन, 5 डिवीजन। और 5 डिवीजन का नाम से 5 डिस्ट्रिक्ट हो गया है 1965 में। 69 में पहला एजेंसी काउंसिल जो सेल्फ गवर्नेंस का अरुणाचल में शुरुआत हुआ 1969 में। 1969 में उस समय का हमारा जो लोकसभा MP स्वर्गीय दाई नेरिंग का नेतृत्व में पहला जो आपका सेशन, जो एजेंसी काउंसिल का सेशन हुआ, पहला सेशन, उसी से हमारा जो है जो सेल्फ गवर्नेंस का शुरुआत हुआ, डेमोक्रेटिक एक प्रोसेस अरुणाचल प्रदेश में शुरुआत हुआ। उसके बाद धीरे धीरे लोग कई ऐतिहासिक डिसीजन लिया। जो एजेंसी काउंसिल ने बोला है कि हम नेफा का जो हेडक्वार्टर शिलोंग हुआ करता था, तो उस समय पार्ट ऑफ असम था, तो शिलोंग हुआ करता, शिलोंग से शिफ्ट करना है, अरुणाचल प्रदेश में शिफ्ट करना है। फिर बाद में उन्होंने निर्णय लिया कि अरुणाचल का जो नेफा का नाम भी बदलाव लाना है। तो एक ऐतिहासिक डिसीजन लिया कि नेफा से अरुणाचल प्रदेश 1972 में अरुणाचल प्रदेश का जन्म हुआ, यूनियन टेरिटोरी हो गया वो। नेफा से अरुणाचल प्रदेश 1972 20 जनवरी। अभी 20 जनवरी 2022 में हम 50 साल का सालगिरह मनाया है। गोल्डन जुबली हम अरुणाचल प्रदेश को मनाया है। उसका बाद 1975 में जैसे कि डॉक्यूमेंट्री में दिखाया रहा कि एजेंसी काउंसिल से प्रदेश काउंसिल में बना, प्रदेश काउंसिल फिर प्रोविजनल असेंबली बना, प्रोविजनल असेंबली से फिर 30, वहाँ में उस समय 23 मेंबर था, 23 मेंबर से 33 मेंबर हुआ, 33 में से 3 जो नॉमिनेटेड MLA हुआ करता था। उसके बाद फिर 60 मेंबर जो असेंबली बना। उसके बाद 20 जनवरी 87 में फुल फ्लेजेड स्टेटहुड मिला। तो अरुणाचल का ट्रांजिशन के बारे में बोला जाए तो वी आर लिटिल बिट लेट स्टार्टर। हमारा जो अन्य राज्य है, हमारा पड़ोसी राज्य है, उससे हम थोड़ा देर से स्टार्ट है, लेट स्टार्टर है। 1950 जो हमारा जो स्वाधीन हुआ, स्वाधीन का आसपास का समय से 1950 में हम लोग का क्या था, कुछ नहीं था। सिर्फ 3 स्कूल था, 50 स्टूडेंट था, कॉलेज नहीं था, यातायात का सुविधा नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई बैंक नहीं था, कुछ नहीं था उस समय। लेकिन आज का समय बोलिए, यातायात का सुविधा हो गया है। आप हाईवे बोलो, एयरवेज बोलो, रेलवेज बोलो, सब आ गया है। इंटरनेट सर्विस बोलो, आज सब आ गया। पिछले 6-7 इयर्स में तो काफी बदलाव आया है। नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल में जब नरेंद्र मोदी ने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट को छोड़ के हम भारतवर्ष का विकास हम सोच ही नहीं सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट इज द इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया।
ये बोलता है तब से नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी विकास आगे बढ़ा है, जो पेस ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी जोर से आगे बढ़ा है उस समय से। तो आप देखेगा आज का दिन में अरुणाचल प्रदेश में भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जो असेंबली हॉल है, वन ऑफ द बेस्ट हमारा जो सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, कन्वेंशन हॉल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अरुणाचल प्रदेश में आ गया है, टूरिज्म फुटफॉल भी काफ़ी आ गया है। तो इसीलिए तो अभी पिछले 6-7 साल में काफ़ी डेवलप आगे बढ़ा है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और एक चैलेंज है हमारा जो बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर एरिया इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है। तो हमारा बॉर्डर एरिया है, हमारा बॉर्डर एरिया चाइना से बॉर्डर है, तकरीबन 1000 से ऊपर किलोमीटर है। उसका बाद म्यांमार है 520 किलोमीटर है, भूटान है 217 किलोमीटर है। हम ये जो बॉर्डर एरिया म्यांमार, चाइना और भूटान से शेयर करता है। तो वहाँ में अगर देखा जाए जो बॉर्डर एरिया में जो हमारा आर्मी पोस्ट है, पैरामिलिट्री फोर्स पोस्ट है और हमारा जो गांव वाला है, उनका सुविधा के लिए बहुत उसका जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसीलिए हमको माइग्रेशन को रोकने के लिए उसका सुविधा देना है, उसको एजुकेशन देना है, उसको स्कूल देना है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देने से नहीं होगा, लाइवलीहुड भी देना होगा। तो अभी तो जो उस इलाका में भी सड़कें पहुंच रहा है, अभी धीरे धीरे ट्रांस अरुणाचल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी, सर्कल है, टोकाटा कनेक्टिविटी, ये पहुंच रहा है। तो ये पहुंचने से धीरे धीरे जो है रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। अभी एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि हमारा जो है रिवर्स माइग्रेशन वहाँ में अभी शुरू हो रहा है, रिवर्स माइग्रेशन। तो बॉर्डर एरिया में भी अभी हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि हमारा सरकार ने कि हमारा जो बॉर्डर एरिया में हम मॉडल विलेज बनाएंगे। उसका बाद हम एक स्टैंड एलोन माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट वहाँ में देंगे। इस तरह का हम सुविधा बॉर्डर एरिया में भी। लेकिन हमारा जो कॉम्प्रहेंसिव जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोग्राम है, सेंट्रल सरकार ने हम लोग दाखिल कर दिया है। तो उसको भी अगर जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट किया जाए तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्कूल होगा, यातायात का सुविधा होगा। जो फ्रंटियर हाईवे का भी हम लोग ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दाखिल किया गया है, उसका भी अगर ग्रांट किया जाए तो हमारा जो फ्रंटियर हाईवे बन जाएगा, तवांग से लेके आपका कानूबारी तक ये जो फ्रंटियर हाईवे हो जाएगा। विकास हो रहा है अभी धीरे धीरे अरुणाचल प्रदेश में, धीरे धीरे अभी एयरबेस एयरपोर्ट आ रहा है, अभी यहाँ तो हाईवे हो रहा है, एयरवे रेलवे पहुंच गया है। लेकिन मेरा यही कहना है कि विकास का साथ साथ हमारा जो कल्चर, अपना आइडेंटिटी को भी, कल्चरल आइडेंटिटी को भी रक्षा करना है। तो इसीलिए हमारा जो बजट में, इसलिए मेरा पहला जो बजट में मेरा स्पीच में था, माई कल्चर माई प्राइड। तो अपना कल्चर अपना आइडेंटिटी है, अपना कल्चर को भी बचा के रखना है। कितना रिच कल्चर है, कितना डाइवर्स कल्चर है, 26 मेजर ट्राइब्स है। एक जगह से अलग जगह जाओगे तो भाषा अलग, खान पान अलग, वेशभूषा अलग, तो कल्चर अलग, कितना डाइवर्सिटी है। उसका साथ साथ बायोडाइवर्सिटी कितना सुंदर है हमारा, वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश में। हमारा फोकलोर है, फोक म्यूजिक्स है, कितना टैलेंट है। आज हमारा लड़का एनएसडी में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है एनएसडी में। आप स्पोर्ट्स सेक्टर में बोलो, ये कॉमनवेल्थ गेम्स में वो प्राइज मिलता है, नेशनल गेम्स में प्राइज मिलता है, लिटरेरी में बोलो, आपका सॉन्ग्स एंड ड्रामा में बोलो, इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट कर चुका है वो लोग, इंडिया गॉट टैलेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो सारे टैलेंट्स अरुणाचल प्रदेश में आ चुका है, अभी बहुत है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको। तो इसीलिए अपना कल्चर को जीवित रखना है। मैं जब सीपीए कॉन्फ्रेंस जो ऑस्ट्रेलिया में गया रहा, उस समय एक इसी तरह का एक सभा में उसे जुलू ट्राइब ने आगे सीधा खुलम खुला बोला है कि सर, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन वी आर वरीड, वी आर ए स्मॉल ट्राइब फ्रॉम अफ्रीका,
and our culture is being invaded due to globalization. We fear that our culture may be attacked, or our culture may be this thing. So please help us. तो अपना कल्चर अपना बचाना कौन बचाएगा? I have to protect, I have to preserve. तो ये लीगेसी हम अभी लेके आ रहा है, लीगेसी फिर डाउन द लाइन हमको छोड़ के भी जाना होगा. सो सरकार का कर्तव्य है, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर ट्रेडिशन. हाउएवर मॉडर्न यू आर, तो ट्रेडिशन को छोड़ना नहीं है. अपना जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, उसको छोड़ना नहीं है. इसीलिए उसको प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रमोट, वो हमारा कर्तव्य है. हमारा सरकार भी वो कर रहा है. अपना इंडिजिनियस डिपार्टमेंट हमने खोल लिया. इंडिजिनियस डिपार्टमेंट खोल के हम जो अपना कल्चर है, रीति रिवाज है, उसमें रिसर्च भी हो रहा है अभी. तो इस तरह का हमारा जो है, जो ये जो कार्य चल रहा है. अब मैं तो कहूँगा कि हमारा जो है, जो साउथ ईस्ट एशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी द्वारा जो साउथ ईस्ट एशियन का साथ भी कनेक्टिविटी होना है, कल्चरल कनेक्टिविटी होना है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होना है. इस तरह का जो है, जो एयर कनेक्टिविटी उनका साथ डायरेक्ट, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का साथ एयर कनेक्टिविटी होना है, रोड कनेक्टिविटी. अभी रोड कनेक्टिविटी तो मणिपुर से चल रहा है, अच्छा है. तो इस तरह का हमारा जो यहाँ में यह होना है. सर, आपको याद होगा गुवाहाटी में मैं आपका साथ एक प्रोग्राम अटेंड किया रहा. तो हालांकि अभी इस समय का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन उस समय मैं एक प्रोग्राम किया रहा जो प्रतिदिन टाइम्स ने एक प्रोग्राम अचीवर्स अवार्ड, गुवाहाटी में अचीवर्स अवार्ड, वहाँ में असम का मुख्यमंत्री भी था, मैं भी था, आप भी थे. उस समय मैंने कहा था कि हम कितने औरों का जो हिस्ट्री पढ़ते रहेगा, हम कितना औरों का इतिहास पढ़ते रहेगा, हमारा इतिहास कौन लिखेगा? हमारा इतिहास के बारे में हमें मालूम नहीं है, और नेक्स्ट जनरेशन को मालूम देना होगा. हमको हमारा इतिहास लिखना होगा. अभी हाई टाइम दैट वी हैव टू राइट आवर ओन हिस्ट्री. वी हैव सच ए पास्ट, जो ग्लोरियस हिस्ट्री, एंड वो जो किताबों में है, अभी आर्काइव्स में है. गुवाहाटी आर्काइव्स वन ऑफ द रिचेस्ट आर्काइव्स. तो गुवाहाटी आर्काइव्स में हम कलेक्ट किया है हमारा जो पास्ट हिस्ट्री. 1957 सिपोई म्यूटिनी शुरू हुआ, इंडियन का जो कंबाइंड जो हमारा जो इंडिपेंडेंट जो जर्नी शुरुआत हुआ 1957 में सिपोई में. लेकिन उसका पहले भी अरुणाचल प्रदेश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, पूरा इस तरह का जो कॉलोनियल रूल का अगेंस्ट में हम फाइट किया है, ब्रिटिश का अगेंस्ट में फाइट किया है. 1939 जो खम्टी रेबेलियन, 1839, 1858, 1859, 1893, 1894, 1911, 1912, अमोर जो एंग्लो अमोर वार, जो नीनू मैसाकर, उसका बारे में लिखा हुआ है, लिखित है. वी हैव गॉट ऑल दी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद अस. दिस हैज बीन, हमने कलेक्ट किया है. जो मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी जब आया है, उनका हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स हमारा पास है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है. जब धीरे धीरे प्रिंट आया, जो उनका प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स हमारा पास है, फोटोज है. हम ब्रिटिश लाइब्रेरी से कलेक्ट किया है, इंडियन म्यूजियम से कलेक्ट किया है उस डॉक्यूमेंट्स. बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किया है. उसको किताब लिखना है, उसको डॉक्यूमेंट्री तैयार करना है उसको, और उसको हमारा जो सोशल स्टडीज, जो हिस्ट्रिकल स्टडीज के बारे में एनसीईआरटी किताब में भी होना है. भारतवर्ष को पूरा का पूरा हमारा अरुणाचल के इतिहास के बारे में. मैं कहा था कि 1839 जो है हमारा जो रेबेलियन हो रहा है, जो ब्रिटिश का अगेंस्ट में, सबसे फर्स्ट शुड बी डिक्लेयर एज ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस. लेकिन थोड़ा समय 2-3 दिन के बाद फिर उड़ीसा से एक आया है कि 1927 में हमारा फर्स्ट जो हुआ है उड़ीसा में, ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई है, उसको डिक्लेयर करना है फर्स्ट. उसका बाद फिर राजस्थान से आया 1814 में, उसको डिक्लेयर करना है. देखिए कितना हमारा हिस्ट्री, रिच हिस्ट्री है. ब्रिटिश का अगेंस्ट में हम लड़ाई किया है. तो अरुणाचल प्रदेश भी पीछे नहीं है. हम ब्रिटिश का साथ लड़ाई किया है, हमारा सर्वाइवल के लिए लड़ाई किया है. और स्टैंडिंग वो जो लिविंग मेमोरी है हमारा, जो है जो आपका बंगाल या आपको बोलता है, जो अभी डम्बुक में है,
वो लिविंग मेमोरी है हमारे लिए, हमारे लिए हिस्ट्री है। वहां में जो फोर्ट बना के वो जो अभी का जो आदि ट्राइब है उन्होंने फोर्ट बना के 6 किलोमीटर का फोर्ट बना है, 3 मीटर का जो गार्ड है, ऐसा करके 10 फीट का ऊपर का जो है फोर्ट बना के बंगाल का साथ फाइट किया है अपने आप को रक्षा करने के लिए। इस तरह का हिस्ट्री है, रिच हिस्ट्री है सर। जैसे मैंने कहा हमारा जो टैलेंट भी अरुणाचल प्रदेश में काफी आगे है, नॉर्थ ईस्ट में काफी आगे है। बॉम्बे का म्यूजिक वर्ल्ड में, फिल्म वर्ल्ड में, असम से बोलो, मणिपुर से बोलो, सारे नॉर्थ ईस्ट से पूरा का पूरा है। स्पोर्ट्स में कहो, स्पोर्ट्स में तो कहो कि नॉर्थ ईस्ट से ही ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है, तो नॉर्थ ईस्ट बहुत काफी आगे बढ़ा है। तो मुझे ये अच्छा लगा है कि चैलेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड द वे फॉरवर्ड, ये जो आज का टॉपिक्स होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ एथनिक कल्चर, फ्यूचर जनरेशन एंड रोल ऑफ लॉ। यहाँ में एमिनेंट जो पैनलिस्ट आए हुए हैं, पैनल डिस्कशन होगा, अच्छा होगा। भारत सरकार को मालूम होना चाहिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का कठिनाई क्या है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। तो हमारा जो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलाव करके हमको उसको विकास में लाना होगा। और आज का दिन जो भी हमारा विकास है, पुराना जो एजेंसी काउंसिल का जो मेंबर है उन्होंने करके क्या है, हमारा विकास में उनका अहम मुद्दा है, उनका अहम कंट्रीब्यूशन है, वो भी हम नहीं बोला है, उनको भी आज याद करते हैं। तो मुझे आशा है कि जो आने वाले समय, अभी जो थोड़ा बाद में पैनल डिस्कशन होगा, चैलेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड वे फॉरवर्ड। काफी चैलेंजेस है हमारा, चैलेंजेस के साथ हमारा काफी पोटेंशियलिटी भी है, हमारा अपॉर्चुनिटी भी है। अब टूरिज्म में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगा कि टूरिज्म सिर्फ अरुणाचल सर्किट क्या, क्यों पूरा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का एक सर्किट होना चाहिए, पूरा का पूरा। फॉरेन ट्रेड आना है, नॉर्थ ईस्ट का पूरा एक सर्किट होना है, बड़ा सर्किट होना है। तो इसीलिए हमारा जो है फुटफॉल होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर होना है, होटल होना है, होम स्टे होना है। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा इंडस्ट्री होके आएगा। कल्चर का ऊपर आप डेलिवरेशन होगा, आज रोल ऑफ लॉ मेकर क्या होना चाहिए उसका बारे में डेलिवरेशन होगा। मुझे आशा है कि अच्छा डेलिवरेशन होगा और इससे भारत सरकार को हमारे जो नॉर्थ ईस्ट का जो चैलेंजेस है, जो अपॉर्चुनिटीज है, पैनलिस्ट द्वारा बताया जाएगा और भारत सरकार उस पर विचार लेगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. Thank you for your speech and sharing your vast knowledge and experience with all of us. Thank you once again. देवी सज्जनों, अब हम उपस्थित सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी को। इस सभागार और कॉन्फ्रेंस में मौजूद लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली माननीय पसांग सोना जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश माननीय प्रेमा खांडू जी, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर माननीय चौना मेन जी, विधानसभा उपाध्यक्ष अरुणाचल माननीय तिशाम पोंगटे जी, Honorable Speakers and Deputy Speakers of Assemblies of North-East States, Regions, माननीय सांसदगण, माननीय मंत्रीगण, Honorable Members of State Legislative Bodies, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल श्री उत्पल कुमार सिंह जी, सभागार में उपस्थित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, डेलीगेट्स और मीडिया के मित्रों, प्रकृति ने जिस अद्भुत खूबसूरती, क्रिएटिविटी के साथ अरुणाचल को बनाया, जहां सिर्फ सूर्य की किरणें ही पहले नहीं आती, बल्कि क्रिएटिविटी के मामले में भी देश और दुनिया को बहुत कुछ हम अरुणाचल से दे सकते हैं, वहां आकर मुझे, उसकी राजधानी ईटानगर में आकर मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता है। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा को सीपीए उत्तर पूर्व रीजन के 18वें सम्मेलन आयोजन पर बधाई। मैं कहना चाहूंगा, अरुणाचल प्रदेश की सरकार, युवा डायनेमिक मुख्यमंत्री
विधानसभा अध्यक्ष ने, अत्यंत क्रिएटिव ढंग से काम करने वाले हमारे सारे लोगों ने जिस तरह से बहुत सुंदर हॉस्पिटैलिटी की व्यवस्था की, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं कुछ नई और बेहतर क्रिएटिविटी की जब बात कर रहा हूं तो क्या अरुणाचल में देखने को मिला और छोटी छोटी चीजों से कैसे बड़ी चीज बनती है उसका उल्लेख करना चाहूंगा। जैसे इस कॉन्फ्रेंस के लिए, दुनिया के बड़े महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंसेस में यह परंपरा रही है, पर उस दिन का रोज बुलेटिन निकालना, उसमें इतने सुंदर कोट्स, थीम, द हाईलैंड रिसाइटल 18th कॉन्फ्रेंस का, वो आपने देखा होगा। साथ ही कल जब मैं आया और वो किट मिला मुझे, तो मैंने देखा किस तरह से बहुत सुनियोजित ढंग से पेपरलेस विधानसभा बनाने का काम यहां हो रहा है। अर्लियर दिस ईयर अरुणाचल प्रदेश became one of the few state assemblies to go paperless with the adoption of the e-Vidhan application. I appreciate the commitment of the assembly to adopt the best practices and embrace technology. Green conference, paperless assembly, eco-friendly, ये सिर्फ महज शब्दों में नहीं है बल्कि जीवन में कैसे उतर रहा है वो हमें यहां देखने को मिला। अभी माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ देखने का मौका मिला। उन्होंने म्यूजियम का लोकार्पण किया, मॉडर्न लाइब्रेरी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, और लोकल आर्ट्स, जिसे लोकल फॉर वोकल कहते हैं, वो दीवारों पर इतने सुंदर ढंग से सब चीजें चित्रित हैं। और इस स्टेट के मॉडर्न स्वरूप में आने की जो आधुनिक यात्रा है, उसकी पूरी गाथा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन बहुत सुंदर ढंग से म्यूजियम में कोई भी देख और जान सकता है। इसलिए इन सब चीजों के लिए, इस इनोवेशन के लिए मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा। उत्तर पूर्व के राज्यों के पीठासीन अधिकारियों को साथ लाकर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा बहुत सराहनीय प्रयास है। हाल के वर्षों में उत्तर पूर्व राज्यों के बारे में देश में बड़े मुख्य धारा में चर्चा लगातार हो रही है। इसका श्रेय केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रयासों के साथ साथ डिजिटल मीडिया के छोटे छोटे आउटलेट्स को भी है। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा, जब अरुणाचल प्रदेश में हम सब हैं, इन रिसेंट पास्ट अरुणाचल प्रदेश हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू फर्दर प्रोग्रेस ऑन द एसडीजी पैरामीटर्स फॉर एजुकेशन बेस्ड ऑन द नीति आयोग असेसमेंट। इसके लिए भी हम बधाई देना चाहेंगे। इस संदर्भ में माननीय स्पीकर अरुणाचल प्रदेश को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सम्मेलन के चर्चा के लिए बहुत ही 2 रेलिवेंट टॉपिक्स को चुना। Further, the increase in budgets for the infrastructure development of the region has naturally attracted more discussion and scrutiny over the development works in the region. Meetings like this help to set the agenda for issues to be taken up by the government and legislatures in the coming months and years. Back in the 1970s, the Northeastern Council recognized the need to give a special focus to the unique needs of the region. In the mid-90s, the Look East policy set the stage for improving connectivity and relations with the Southeast Asian neighbors. अब 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस इस उत्तर पूर्व पे है। इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, इसके सर्वांगीण विकास, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं, कल्चर, हिस्ट्री, ट्रेडिशनल जो यहाँ के कल्चर्स हैं, उनके जो अलग अलग चीजें हैं, खूबसूरती है, उन सबको सामने लाने, मेन स्ट्रीम में लाने, दुनिया जाने, इसके लिए काफी बड़े पैमाने पर काम और प्रयास हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर उन्होंने जोर दिया। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि just few months after his election in 2014, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has visited Nagaland for its 51st statehood day and had made a commitment for the welfare of Northeast. In January 2015, he also constituted a team of 8 union ministers to visit northeastern state every fortnight. The PM himself has visited over 50 times in this region. अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह का फोकस यहां के विकास पर माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और कनेक्टिविटी में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की कनेक्टिविटी नहीं, एयर, रेल, रोड, बल्कि कम्युनिकेशन,
उसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों के संपूर्ण विकास पर केंद्र सरकार का पूरा प्रयास है। पर कोरोना के प्रभाव से मुझे लगता है कि हेल्थ केयर एसेस और मेडिकल फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स की जो हमारी डिकेड्स की कमी रही है, उसमें अभी जो स्थिति है उसमें कुछ चीजें हमें मिलकर करनी है। All northeastern states had improved on nutritional indicators. However, the pandemic has pulled us back on several fronts. The recent National Family Health Survey has highlighted some of these concerns that require more attention in the northeastern states as well. As a part of the Indian Himalayan region, many of the states in this region face the harsh consequences of climate change. Increased risk of natural disasters put the onus on the governments to protect citizens and their livelihood. This can put further financial stress on the state government's resources. मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि इस बजट सत्र के दौरान राज्यसभा ने भी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की परफॉर्मेंस पर लगभग 6 घंटे बहुत इंटेंस डिबेट किया। ओरिजिनल टाइम एलोकेशन वाज 4 आवर्स, पर सबने मिलकर, सारे पक्षों ने मिलकर, हमारे माननीय राज्यसभा के सदस्य बैठे हैं अरुणाचल से, उन्होंने भी बहुत पैशनेट डिबेट रहा। कितना प्रयास हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो, इस पर जो केंद्र सरकार का फोकस है, जो सरकार का फोकस है और जो हमारे मेंबर्स चाहते हैं, वो बहुत इंटेंस डिबेट हुआ। मैं पता करने लगा कि भाई इस तरह का डिबेट इसके पहले कब हुआ था। तो हाल के दशक में, शायद ये बहुत वर्षों बाद, एग्जैक्ट फिगर से भी नहीं मिल सका मुझे, पर हाल के वर्षों में ये शायद इतना इंटेंस डिबेट बहुत दिनों बाद हुआ। The issue of insurgency, development of tourism, employment generation, access to quality education and industrial policy of the Northeast were among the various subjects discussed. मुझे विश्वास है कि इस कॉन्फ्रेंस में उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों पर भी हम डिस्कस करेंगे, और जो अपॉर्चुनिटी नॉर्थ ईस्ट में है, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इसका विकास देश को बहुत आगे ले जाएगा, उन सब चीजों पर हम बात करेंगे। गुड गवर्नेंस के लिए प्रोबेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता होती। मैंने द हाईलैंड रिसाइटल में, कल के जर्नल में, बहुत अच्छा कोट पढ़ा एक गुड गवर्नेंस पर, थॉमस जेफरसन का, द केयर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस इज द फर्स्ट ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। बहुत ब्रीफली मैं कोट से बता रहा हूं। इन चीजों पर हम बहुत इंटेंस डिबेट करेंगे और इसका असर आने वाले वर्षों में पड़ेगा। बहुत कम समय में अरुणाचल कहां से कहां आया, माननीय उप मुख्यमंत्री को आपने सुना, और ये यात्रा और कम समय में बहुत आगे होगी। इस डिबेट के बाद मुझे यह उम्मीद है। आई होप दिस डिस्कशंस विल ट्रांसलेट टू मोर स्क्रूटनी इन द रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबली थ्रू द कमिटीज एंड इंडिविजुअल इंटरवेंशंस ऑफ लॉ मेकर्स। The second subject of preserving ethnic culture is also a very relevant theme and rarely receives attention in our country. आज की ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हम अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पूरी तरह महत्व दें, यह बहुत आवश्यक है। The Northeast region, with a vast diversity within each state, is home to several unique and rich cultural heritage and practices. पीएम साहब बार बार कहते रहे कि उन चीजों को कैसे हम सामने लाएं और देश और दुनिया जाने कि उनमें कैसे मॉडर्न आउटलुक की चीजें हैं। मित्रों, द राइटर्स फ्रॉम द रीजन, दिस रीजन हैव कंट्रीब्यूटेड इमिनेंसली टू द लिटरेरी वेल्थ ऑफ इंडिया। हिस्ट्री रिच है, जैसा अभी आपने सुना इस रीजन की। यह आजादी का अमृत वर्ष है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कई सौ वर्षों की जो रिच हिस्ट्री और लिगेसी है, ये पूरा देश जाने, यह हम सबका समेकित और मिला प्रयास होना चाहिए। और अमृत वर्ष के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से जो एक एक स्टेट्स में इस तरह की फ्रीडम स्ट्रगल से लेकर और बाकी जो प्रयास होते रहे, उनका जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन आज हो रहा है और बहुत सारी चीजें उस पर उपलब्ध हैं, वो देखने से लगता है कि कितना शानदार इतिहास पूरे देश का और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का भी रहा है। It is upon the elected representatives and the government to preserve and promote this rich history through various schemes and community-based engagements. I look forward to listening to the presiding officers and members of various states on these two very relevant themes. I hope the conversation and discussion will be fruitful to further enhance the social and economic development of this region. बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। महोदय बहुत ही महत्वपूर्ण संबोधन
संबोधन तथा खासतौर पर सूर्योदय की भूमि अरुणाचल प्रदेश की इतनी खूबसूरत तारीफ के लिए उपस्थित तमाम लोगों की ओर से हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, may I now have the honor to request Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Pema Khandu, to make a few remarks. Sir. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित हमारे लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी, ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, ऑनरेबल स्पीकर अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली और सीपीए जोन 3 के चेयरमैन श्री पासांग दोरजी सोना जी, हमारे राज्य के ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चौना मेन जी, यहाँ उपस्थित नॉर्थ ईस्ट के सभी ऑनरेबल स्पीकर्स, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर्स, हमारे बीच उपस्थित सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह जी, उनके साथ पूरे टीम ऑफ ऑफिसर्स, और साथ साथ हमारे राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और जितने भी सेक्रेटरी कमिश्नर्स, और हमारे बीच उपस्थित हमारे राज्य के हमारे सरकार में सहयोगी माय मिनिस्टर कलीग, ऑनरेबल एमएलएस, और हमारे लोकसभा एमपी श्री तबीर गांव जी, राज्यसभा एमपी श्री नबम रिबिया जी, और पूरे पूर्वोत्तर राज्य से आए हुए जितने भी ऑफिसर्स, मीडिया के दोस्तों, जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव जब मना रहा है तो अरुणाचल प्रदेश के लिए ये बहुत ही गर्व का अवसर है कि हमारा इस बार कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जो सीपीए से भी जाना जाता है जोन 3 का हम लोग यहाँ पे आयोजन यहाँ पे कर रहा है। सो उसके लिए मैं सबसे पहले तो अपना लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी और ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, आप दोनों को तहे दिल से मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप दोनों का इतना बिजी शेड्यूल होने का बावजूद आप लोग हमारा इस सुंदर प्रदेश में यहाँ पे आया और आप लोगों का डिलिब्रेशंस जो यहाँ पे 2 एजेंडा रखा हुआ है उसको ऊपर में आप लोग चेयर करेंगे। अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी सारा पहचान है, जिसे कल अपना ऑनरेबल स्पीकर साहब लोकसभा स्पीकर साहब ओम बिरला जी जैसे हेलीपैड वहाँ नाहरलगुन में लैंड हुआ तो आपका मैं सोशल मीडिया फॉलो किया तो आपने लिखा था कि आई हैव लैंडेड इन द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो उसी प्रकार से अरुणाचल का दूसरा पहचान है लैंड ऑफ डाउनलिट माउंटेन्स। तो देश का सबसे सूर्य उदय जो है वो अरुणाचल प्रदेश से ही होके बाकी अभी राज्यों में जाता है। मगर इस बार थोड़ा मानसून होने का कारण से और खास करके आप दोनों क्योंकि दिल्ली से आए हैं, काफी गर्म आप दोनों को महसूस हो रहा था होगा दिल्ली में, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हमारा ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर और डिप्टी चेयरमैन साहब को यहाँ पे बारिश और ठंड मौसम से स्वागत किया जाए। तो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के हमारा जितने भी ऑनरेबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर्स मेंबर्स लोग जो यहाँ पे आए हैं, तो हमें पूरा उम्मीद है कि खास करके जो इस बार का जो 2 टॉपिक हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब श्री पीटी सोना साहब ने जो यहाँ पे रखा है, जो 2 दिन में आज और कल में डिलिब्रेशन करेंगे, चैलेंजेस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड वे फॉरवर्ड, और सेकेंड जो प्रिजर्वेशन ऑफ एथनिक कल्चर एंड फ्यूचर जनरेशंस एंड रोल ऑफ द लॉ मेकर्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 विषय हैं। थोड़ी देर पहले हमारा डीसीएम साहब ने भी बहुत अच्छा से यहाँ पे उनका स्पीच में यहाँ पे रखा और ऑनरेबल स्पीकर अरुणाचल पीडी सोना साहब ने भी यहाँ पे रखा। कुछ दिन पहले मैं गुवाहाटी में जितने भी हमारा ऑनरेबल माय कलीग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स के साथ में अपना ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का विजिट में एक फंक्शन में वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। तो हमारा डोनर मिनिस्ट्री श्री जी कृष्ण रेड्डी साहब ने वहाँ पे एक इंटरेक्शन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में वहाँ पे डिस्कशन हुआ वेरियस इश्यूज को लेके। तो बाद में जाके ये कंक्लूजन हुआ कि इस डिस्कशन को फर्दर फिर दिल्ली में 3-4 दिन का टाइम देकर डोनर मिनिस्ट्री फिर फर्दर उसमें चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग ने पूरा अप्रिशिएट किया, उस डिसीजन को वेलकम भी किया है। नॉर्थ ईस्ट रीजन काफ़ी एक चैलेंजिंग एक रीजन है और हर एक स्टेट का अपना अपना चैलेंजेस अलग अलग होता है। तो हमारा जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स के जो स्टेट है वो अभी तक तो पूरा डिपेंडेंट है भारत सरकार के ऊपर पर, और जो पॉलिसीज भारत सरकार जो बनाते हैं हमारा पूरा राज्य में सब में फिट नहीं होता है, तो हम लोग को पॉलिसीज भी उस प्रकार से डिज़ाइन करना चाहिए। तो ये सजेशंस बाय एंड लार्ज सभी स्टेट्स ने वहाँ पे दिया था।
सो होपफुली आई थिंक आज का 2 दिन का जो सेमिनार यहाँ पे कॉन्फ्रेंस जो चलेगा रिगार्डिंग चैलेंजेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के ऊपर में, तो आप सभी राज्य का भी हमको भी सुनने का अवसर होगा। आज पूरा दिन मैं आप लोगों के साथ यहाँ बिताऊंगा और अपने राज्य का भी जो परेशानी या जो भी अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस जो भी है आप लोगों के बीच में 1-2 पॉइंट हम भी उस डिस्कशन में डिटेलली हम रखेंगे। तो ओवर द इयर्स अरुणाचल प्रदेश का हिस्ट्री देखा जाए हम लोगों के बीच में ऑनरेबल लोगों पहले ही हमारा इस असेंबली कॉम्प्लेक्स का जो म्यूजियम है वो उद्घाटन किया और वहाँ पर 10 मिनट का ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का निवेदन करेंगे कि जो आपको मौका मिलेगा तो आप जरूर उस 10 मिनट्स वीडियो को आप लोग देखना है। अरुणाचल का जर्नी किस प्रकार से शुरुआत हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल का नामकरण जो 1972 में हुआ, यूटी में जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ और फाइनली स्टेटहुड 1987। इन इफेक्ट सर आपको मैं बताना चाहेगा कि हम लोग राज्य में भी हम लोगों का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन चल रहा है और नेमिंग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल का नामकरण 72 में हुआ है तो हम लोग का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन भी हो रहा है। हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट और अरुणाचल का जो डेवलपमेंट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट, रादर आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने यहाँ पे निभाया है। थोड़ी देर पहले हमारा डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश साहब ने जो बताया कि नॉर्थ ईस्ट किस प्रकार से आगे चल रहा है और जो फोकस है अभी दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट को लेके काफ़ी चर्चा हो रहा है। इसमें आप सबको पता है, स्पेशली ऑनरेबल स्पीकर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यू विल ऑल एग्री विद मी, starting from 2014 when our dynamic prime minister श्री नरेंद्र मोदी took over, तब से लेके अभी तक में हमारा सभी अपना अपना रेस्पेक्टिव जितने भी जो राज्य है सभी राज्यों में अपना दिल्ली केंद्र सरकार के मंत्री और वहाँ के ऑफिसर्स का इतना बार विजिट यहाँ पे हुआ है। हमारा डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा ने अपना रिमार्क्स में कहा है कि ऑनरेबल पीएम साहब का जो विजिट हुआ है अबाउट 50 टाइम्स, दैट इज हिस्ट्री। उससे पहले तो हम लोग तो कब आता था, 10 साल में एक बार हमारा प्रदेश में 10 साल में एक बार प्रधानमंत्री होता था यहाँ यूनियन तो अरुणाचल तो लोकेशन वी आर द नॉर्थ ईस्ट, तो काफी दूर होने का कारण से यहाँ पे पहले यूनियन मिनिस्टर्स का भी विजिट यहाँ पे नहीं होता था, मगर 2014 से लेके अभी तक सभी यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पे आके अपने अपने विभाग का मीटिंग लेते हुए और उसको डेवलपमेंट एजेंडा को और भी गति देते हुए इस प्रकार से हम लोग का राज्य आगे बढ़ रहा है। और इस राज्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारा ऑनरेबल डीसीएम साहब ने यहाँ पे बहुत अच्छा बोला, स्टार्टिंग विद आवर एजेंसी काउंसिलर्स। उस वक्त में जो हमारा फ्रंटियर ट्रैक और हमारा फ्रंटियर एजेंसी खास करके जो था तो उसमें हमारा एजेंसी काउंसिलर्स हुआ करता था। बाद में जाके उसको प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा मिला और बाद में स्टेटहुड मिलने का बाद में फुल फ्लेजेड लेजिस्लेटिव असेंबली का दर्जा मिला है। सो आज मैं सही ओकेजन पर, क्योंकि हमारे बीच लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर साहब है, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा है और नॉर्थ ईस्ट के सभी हमारे ऑनरेबल स्पीकर्स लोग यहाँ विराजमान है, तो मैं आज के इस ओकेजन पर हमारे जितने भी जो फॉर्मर लीडर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम एजेंसी काउंसिलर्स, प्रदेश काउंसिलर्स, इसके बाद जितने भी फॉर्मर हमारा लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग माय ओन, जो जितने भी हमारा जो 60 असेंबली मेंबर्स अभी प्रेजेंटली जो हमारे सरकार में हमारे पार्टनर्स के तौर पे टीम अरुणाचल कंसेप्ट में हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं इस प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए, आप सभी लोग ने बहुत अहम इंपॉर्टेंट रोल निभाया है और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला दिनों में भी हम लोग इस प्रकार से अरुणाचल को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके लेके जा पाएंगे। माननीय स्पीकर साहब, लोकसभा स्पीकर जी, जैसे आपको पता है कि हमारा यहाँ के जो लोकसभा असेंबली जो हमारा जो यहाँ पे सेशन जो चलता है वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड सेशन होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पे कुल मिला के 60 असेंबली हाउस है, हमारे यहाँ पे ऑपोजिशन भी है, मगर ऑपोजिशन भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव वो लोग व्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं, डिबेट एंड डिस्कशंस काफ़ी हेल्दी होता है और इसका पूरा क्रेडिट मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब और डिप्टी स्पीकर साहब तेसम पोंगते जी को देता हूँ। आप दोनों का लीडरशिप में इस असेंबली को काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिला है। हम लोगों का जो अभी ई विधान जो शुरुआत कर दिया, इसके बाद जो पेपरलेस
का जो मॉड्यूल है उसको ऊपर उसका दिशा में हम लोग चलने लग गया. So I think these are some of the good practices that other states from Northeast they can take away from Arunachal Pradesh. और बाकी डिलिब्रेशंस मैं आप लोगों के साथ में बाद में बैठ के हम करते रहेंगे. इतना कहते हुए मैं एक बार फिर ऑनरेबल लोकसभा स्पीकर, ऑनरेबल डिप्टी चेयरपर्सन राज्यसभा और आप सभी डिस्टिंग्विश्ड डिग्निटरीज का एक बार फिर अपना इस सुंदर प्रदेश में स्वागत करते हुए एंड आई ऑल्सो कन्वे माई बेस्ट विशेस ताकि इस 2 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें बहुत अच्छा आउटकम होगा और जो आउटकम से अपना अपना रिस्पेक्टिव जो स्टेट गवर्नमेंट है ऑनरेबल स्पीकर्स लोग जाके अपना स्टेट गवर्नमेंट में जरूर इस विषय को ऊपर में चर्चा करेंगे तो जिसमें सभी राज्य को बेनिफिट होगा. इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपना शब्दों को यहीं विराम देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय अरुणाचल, जय नॉर्थ ईस्ट. Thank you for your speech, sir, for being the guiding and the leading force. देवी सज्जनों, उपस्थित जनसभा को संबोधित करने के लिए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को. महोदय, आप अपने आशीर्वचनों से हमें आह्लादित करें. सीपीए रीजन थर्ड के 18वें सम्मेलन के अंदर आज ये अरुणाचल की धरती जो उगते सूरज की धरती है, जहां की प्राकृतिक संपदा, नदियां, पहाड़, बहु जनजाति संस्कृति, कल्चर और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ आध्यात्मिक संयोजन इस प्रदेश की विशेषताएं और समय समय पर संपूर्ण नॉर्थ ईस्ट देश को अपने कल्चर के कारण, अपनी डाइवर्सिटी के कारण एक बेहतर विधायी कार्य के कारण एक संदेश दिया है. इसके लिए मैं अरुणाचल की धरती को नमन करता हूं और विशेष रूप से मैं आज धन्यवाद देता हूं सीपीए जोन थर्ड के चेयरपर्सन पीडी सोना जी को, जिन्होंने कम समय के अंदर इस सम्मेलन को आयोजित किया है. मैं सभी नॉर्थ ईस्ट के स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय संसदीय शिष्टमंडल जोन 3 जो विशेष रूप से सक्रिय है, जिसने लगातार ये 18वां सम्मेलन आयोजित किया है. 96 के अंदर इसकी शुरुआत हुई और कम समय के अंदर बीच में कोरोना का समय भी आया, लेकिन आपने उसके बाद भी इतने कार्यक्रम अलग अलग प्रदेश की विधानसभाओं में किए. इसके लिए मैं जोन 3 के चेयरमैन के रूप में पीडी सोना जी को, उनकी पूरी टीम को, जोन 3 के जितने भी पूर्व चेयरमैन रहे उन सबको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा. और मुझे आशा है कि इन सम्मेलनों के माध्यम से हम हमारे विधानमंडलों की, हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की अच्छी चर्चा, संवाद, बेस्ट प्रैक्टिस के बाद हम
देश की जनता को, इस क्षेत्र की जनता को व्यापक रूप से नई दिशा दे पाएंगे और हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम निश्चित रूप से उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को पूरा कर पाएंगे। साथियों, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ एक 180 देशों का एक संघ है और उस संघ के अंदर भारत क्षेत्र के अंदर जोन 3 के अंदर नॉर्थ ईस्ट का ये क्षेत्र आता है और इन सम्मेलनों के माध्यम से हम व्यापक चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, हमारी विधायी परंपराओं को उन्नत करते हैं और उन चर्चा और संवाद के माध्यम से जो बेस्ट प्रैक्टिसेज होती है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज का अनुभव होता है, उसको एक दूसरे की विधानसभाएं साझा भी करती है और तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं उन अनुभव विचारों को साझा करती है ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम जनभागीदारी को बढ़ावा देकर अधिकतम जनता का कल्याण कर सकें। और मैं विशेष रूप से इसके लिए नॉर्थ ईस्ट की जितनी विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर जहां ई विधान के माध्यम से अपनी अपनी विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने की दिशा के अंदर अपनी अपनी विधानसभाओं में व्यापक चर्चा, संवाद, क्षेत्र की जनता की व्यापक जनभागीदारी के माध्यम से अपनी विधानसभाओं को उत्कृष्ट करने का काम किया है। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का ये सारा क्षेत्र एक चर्चा, विचार विमर्श का एक केंद्र बन चुका है। पिछली बार इसी प्रदेश, इसी क्षेत्र के अंदर, असम की गुवाहाटी के अंदर सीपीए की अर्धवार्षिक बैठक गुवाहाटी में संपन्न हुई, जो पहली बार भारत में संपन्न हुई। और उसके साथ साथ भारत जोन का राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ का सम्मेलन भी आयोजित किया और विशेष रूप से उस बेहतरीन सम्मेलन के लिए, अच्छी चर्चा संवाद के लिए मैं असम विधानसभा के अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिस चर्चा और संवाद से इस देश के अंदर एक नई दिशा मिली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारे प्रतिनिधि आए हैं उन प्रतिनिधियों ने जो व्यापक चर्चा की, संवाद की और नॉर्थ ईस्ट की कल्चर, डाइवर्सिटी, यहां के ह्यूमन रिसोर्स, यहां की विधायी संस्थाओं के कामों को देखा और उन्होंने भी व्यापक रूप से लंदन में जाकर उसकी व्यापक रूप से चर्चा की। साथियों, इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र बहुत सशक्त हुआ है, मजबूत हुआ है। हमने लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से व्यापक चर्चा, संवाद अपने अपनी विधानमंडलों में, अपनी अपनी विधायी संस्थाओं में कराने की अच्छी परंपराएं डाली हैं। ये बात सही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे राष्ट्र नेताओं के सामने एक चुनौती थी।
चुनौती इस बात की थी कि हम ऐसी कौन सी शासन व्यवस्थाएं लागू करें जिसमें भारत की विविधताएं, उनकी कल्चर, उनकी भाषा, सबको एक विविधता को एक साथ लाकर हम लोकतंत्र को सशक्त कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और इस विविधता की चुनौती को उस समय के हमारे नेताओं ने समझा और एक ऐसी संसदीय प्रणाली लागू की जो आज पूरे विश्व के अंदर एक सकारात्मक संदेश दे रही है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और मनीषियों ने जो हमारा संविधान बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, लेकिन आज वह संविधान हमारी जनता के लिए, हमारे लिए एक मार्गदर्शक तो है सही, लेकिन उस संविधान के द्वारा हम दुनिया के अंदर संदेश दे पाए कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो जनता के द्वारा चलाया जाता है और जनता जिसको चलाती है। और इसीलिए उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि हम राजनीतिक लोकतंत्र से संतुष्ट नहीं होंगे, हमें इस देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र भी स्थापित करना होगा। और आज भारत के अंदर इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने सामाजिक लोकतंत्र के माध्यम से समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारा लोकतंत्र हर विधायी मंडल के अंदर, जहां पर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी चुनकर आकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति कर सकता है, यह भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। और इसीलिए हमारे लोकतंत्र में चाहे संसद हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे पंचायत हो, हमारी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता की ज्यादा भागीदारी हो, सक्रिय भागीदारी हो, और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जो जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं, हम उनकी पूरी कर सकें। ये बात सही है कि आज हमारे लोकतंत्र के सामने कुछ चुनौतियां हैं कि हम किस तरीके से राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और कानूनी परिस्थितियों का एक ऐसा सर्जन करें जिससे समाज का हर प्रत्येक वर्ग, समाज का हर व्यक्ति इस लोकतंत्र के अंदर सक्रिय भागीदारी निभा सके। और हमने इसके लिए व्यापक प्रयास शुरू किए। और भारत एक ऐसा देश है जहां नीचे पंचायत से लेकर, गांव से लेकर दिल्ली तक लोकतंत्र की सक्रिय भागीदारी, जनता की बात जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने अपने सदन में पहुंचाने की प्रक्रिया हमने व्यवस्थित तरीके से शुरू की। और इसीलिए हमारा प्रयास रहता है कि जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, जवाबदेही बनाने के लिए, और उन लोकतांत्रिक संस्थाओं में संवेदना के साथ काम हो, जो अपेक्षाएं, आकांक्षाएं लोगों की है, जो लोगों के विचार हैं, वह जनप्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से रखे और नीतियां बनाते समय उसमें सक्रिय भागीदारी हो। साथियों, ये बात सही कहा कि हमारे डिप्टी सीएम साहब ने कि सारे रीजन के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के अंदर परिवर्तन होने में समय लगा। ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं पिछले 5 दशक से
अलग अलग राज्य अस्तित्व में आए और राज्यों के अंदर अपने अपने विधानमंडल बने। लेकिन मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं नॉर्थ ईस्ट की कुछ विधानसभाओं में गया हूं। मिजोरम के अंदर मुझे अभी 50वीं वर्षगांठ में जाना था, वहां मैं नहीं जा पाया। लेकिन जिस तरीके से इस 5 दशक की लोकतंत्र यात्रा के अंदर सभी नॉर्थ ईस्ट की विधानसभाओं ने अपने अपने विधानमंडल के अंदर जिस तरीके से उच्च परंपराएं, परिपाटियां, प्रक्रियाएं, जनता की भागीदारी, नए इनोवेशन, नए क्रिएटिव लागू किए, उसके लिए मैं कम समय के अंदर जिन विधानमंडलों को सशक्त मजबूत बनाया, उसके लिए मैं सभी विधानमंडल के अध्यक्षों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, ये बात सही है, हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब हरवंश जी ने कहा है कि 75 वर्ष की इस यात्रा के अंदर बहुत विकास हुआ है। लेकिन जब हम 75 साल की लोकतांत्रिक यात्रा की चर्चा करते हैं तो ये सारा का सारा क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट का तमाम इलाका, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, डिजिटलकरण हो, इनके कहीं न कहीं इसमें गैप रहा था। और पिछले 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक देश के सामने विचार रखा कि जो प्रदेश हमारे सबसे पिछड़े हुए हैं, उन प्रदेशों को उनकी संस्कृति को संरक्षण करते हुए कैसे विकास के अंदर आगे ले जाया जा सकता है। और इसलिए उन्होंने उस समय कहा था कि नॉर्थ ईस्ट इस देश का विकास का इंजन है। और आज मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में इस 10 साल के अंदर देश के राष्ट्रपति जी हो, उपराष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, मंत्रीगण हो, तमाम लोगों ने और तमाम लोगों की यहां पर यात्राएं, इस यात्राओं के माध्यम से यहां की अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को समझना, यहां के लोगों से साथ चर्चा करना, संवाद करना और उसके आधार पर एक बेहतर विकास की कार्य योजना बनाना। और इसके लिए एक विभाग के लिए अलग मंत्री बनाए जो नॉर्थ ईस्ट रीजन के मंत्री हैं, जो समय समय पर राज्यों, केंद्रों से आपस में मिलकर योजनाएं बनाते रहते हैं ताकि एक बेहतर तरीके की योजना बन सके। साथियों, जो विषय आपने यहां पर रखे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की चुनौतियों और चुनौतियों के बाद उसके समाधान। दूसरा विषय आपने जो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोक संस्कृति का भविष्य पीढ़ियों के लिए संरक्षण भी हो और उस संरक्षण में विधायिका की क्या भूमिका हो, जनता की क्या भागीदारी हो, इसके लिए आपने 2 विषयों पर व्यापक चर्चा और संवाद यहां पर की जाएगी। ये बात सही है कि नॉर्थ ईस्ट के सामने बहुत चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का समाधान आपने संघर्ष किया और उन चुनौतियों से लड़े हैं और उन चुनौतियों से इसका समाधान भी निकाला है। नॉर्थ ईस्ट भारत और दुनिया का वह क्षेत्र है जहां आज भी विकास की बहुत संभावना है,
और उस विकास की संभावनाओं को यहां के नेतृत्व ने, विलक्षण नेतृत्व ने अपने अपने प्रदेश के अंदर एक व्यापक विकास की योजनाएं बनाई और इसलिए आपने जो यहां पर चुनौतियां थी, उन चुनौतियों के समाधान के लिए और बेहतर समाधान के लिए जो आपने काम किए, आज मैं कह सकता हूं कि नॉर्थ ईस्ट लगातार इन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए देश के विकास की मुख्य धारा का प्रमुख हिस्सा बन चुका है। चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो, किस तरीके से आपने इस अरुणाचल के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नई तकनीकी, नई वैज्ञानिक सोच और उसके साथ साथ यहां की पारंपरिक खेती, इन तीनों का संयोजन करते हुए एक जैविक खेती का एक हब इस स्टेट को बनाया। केवल इस स्टेट का नहीं, पूरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जैविक खेती और जैविक खेती के काम आप लोगों ने किए हैं। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा जैविक खेती का उत्पादन का इलाका नॉर्थ ईस्ट हो चुका है और दुनिया के अंदर जिस तरीके की जैविक खेती के प्रति और जैविक उत्पाद के प्रति लोगों का आकर्षण बना है, केवल हमें आवश्यकता है कि हम किस तरीके से इस जैविक खेती और जैविक खेती के उत्पादों की एक ग्लोबल चेन बनाएं, जिससे कि हमारे प्रोडक्शन, हमारे प्रोडक्ट और उस प्रोडक्ट का फिनिश प्रोडक्ट किस तरीके से दुनिया को एक बेहतरीन बाजार दे सके। और इसके लिए आपने व्यापक प्रयास किए, उसके परिणाम आने लगे। इसी तरीके से हमारी जनजातीय क्षेत्र, जो पूरा नॉर्थ ईस्ट बहु जनजातीय क्षेत्र है, जहां का हस्तशिल्प, हस्तकला अपने आप में दुनिया के अंदर अद्भुत है। उस हस्तशिल्प, हस्तकला उत्पादक का हमें एक व्यापक मार्केट डेवलप करने की आवश्यकता है और इस दिशा के अंदर आज दुनिया के अंदर इनके लिए एक बड़ा हब बन चुके हैं। आज दुनिया में जिस तरीके से बदलाव आया है, लोगों में हस्तशिल्प के प्रति, हस्तकला के प्रति और विशेष रूप से लोकल प्रोडक्ट बनाने की जो बेहतर परंपराएं हैं, उसको हम विकसित करते हुए उसका वर्ल्ड वाइड मार्केट तैयार कर सकें, इस दिशा की ओर भी काम करने की आवश्यकता है। इसी तरीके से पर्यटन के क्षेत्र के अंदर जब मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आने वाले समय के अंदर चाहे अरुणाचल हो, चाहे पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, देश और दुनिया का सबसे बढ़िया पर्यटन हब बन सकता है और इसके लिए कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। और कनेक्टिविटी के अंदर पिछले 10 वर्ष के अंदर चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, एक व्यापक बदलाव सारे नॉर्थ ईस्ट इलाके के अंदर आए हैं। अरुणाचल के अंदर भी नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है और मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से बेहतर रोड कनेक्टिविटी, हाईवे के बाद फिर रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, इस सब के लिए जब कनेक्टिविटी जितनी बनेगी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र में भी व्यापक संभावना यहां पर होगी और एक पर्यटन हब बना सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया के कई देश तो उनकी सारी इकोनॉमी पर्यटन पर टिकी हुई है। मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर हमारा जब यहां पर 2 दिन तक चर्चा संवाद होंगे, जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाके क्षेत्र की
समस्याएं, कठिनाई, चुनौतियां भी बताएंगे, नए इनोवेशन बताएंगे, अपने अपने क्षेत्र में जो आ रहे हैं उसको हम किस तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि यहां पर्यटक की संभावनाएं बेहतर है या पर्यटन केंद्र बेहतर है। तो दुनिया के पर्यटकों को हम आकर्षित करने के लिए एक व्यापक प्लान बन पाएंगे। इसी तरीके से साथियों, आने वाले समय के अंदर हमारे सामने जो बेहतर चुनौती है, जिसका आपने जिक्र किया कि लोक संस्कृति और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षण में विधायक की भूमिका। ये बात सही है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट की बहुजातीय संस्कृति को हमें संरक्षण करना है। यहां की विविधताएं, एक ही प्रदेश के अंदर अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, हमारी समृद्ध जनजातीय संस्कृति आज दुनिया को एक दिशा दे रही है। और इसीलिए कहते हैं कि कितने भी प्रयास भारत के अंदर अंग्रेजों ने किए, मुगल शासकों ने किए, लेकिन हमारी संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाया। और आज हमारे नई पीढ़ी के सामने ये जिम्मेदारी है कि हम हमारी बहुजातीय संस्कृति का संरक्षण भी करें, हमारी बायोडायवर्सिटी की बात की आपने, कल्चर डाइवर्सिटी की बात की, लेकिन हम बहु जनजाति को संरक्षण करते हुए किस तरीके से हम विकास की योजनाएं बना सकते हैं। विकास और हमारी जनजाति संरक्षण, इसके सामंजस्य से हमें काम करेंगे तो हम विकास के नए रास्ते खोलेंगे। और इसीलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम हमारी संस्कृति, परंपराओं, परिपाटियों, हमारी बहुसंस्कृति जो जीवंत है उसको साथ लेकर चलें और उसके साथ जन सहयोग हो, जन भागीदारी हो। और यह काम जब भी हो सकता है जब विधायी संस्थाएं विकास के अंदर हमारी संस्कृति को संरक्षण करते हुए योजनाएं बनाते समय जन भागीदारी हो। जितनी विकास के अंदर जन भागीदारी होगी उतना ही हम ठीक से नीतियों का पालन करके अंतिम व्यक्ति के जीवन में विकास कर पाएंगे। और इसीलिए हमें हमारे पर्यावरण, हमारी प्राकृतिक संपदाओं को संरक्षण करके विकास की योजना बनानी है, ताकि जो यहां की धरोहर है, जो यहां की पहचान है, प्राकृतिक नदियां, घाटियां, तालाब, आप आज अरुणाचल प्रदेश में चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जितनी नदियां हैं वो नदियां हमारे लिए वरदान है। आने वाले समय के अंदर जब बिजली के उत्पादन की चर्चा होगी तो अरुणाचल की विशेष रूप से चर्चा होगी। और इसीलिए अरुणाचल के मुख्यमंत्री जी भी इसी विजन के साथ इस दिशा की ओर काम कर रहे हैं कि हम देश का सबसे बिजली का बड़ा हब भी बन सकें, लेकिन हमारी प्राकृतिक संस्थाएं संरक्षण, हमारी नदियों को भी संरक्षित कर सकें और नदियों का लाभ समाज के जनजीवन के अंदर एक व्यापक प्रभाव पड़कर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा की ओर उनका व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। साथियों, यही हमारी लोकतंत्र की विशेषता है कि हम चर्चा संवाद से योजनाएं बनाते। कोई समय था जब नॉर्थ ईस्ट का अधिकतम इलाका उग्रवाद और आतंकवाद के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज समय परिवर्तन हुआ है। आज इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से सरकार की बातचीत, चर्चा, संवाद के कारण इन सारे इलाके के अंदर जहां उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है, वहीं
उग्रवाद और आतंकवाद को समाप्त करने में इस विधायी संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विशेष रूप से योगदान रहा है। हमारे मित्र तापिर गांव जी यहां बैठे हैं, संसद के अंदर समय समय पर नॉर्थ ईस्ट के विषयों को संसद में रखते रहते हैं, आपकी भावनाओं को अभिव्यक्ति करते रहते हैं। आज समय परिवर्तन हुआ है, आज समय बातचीत का है, संवाद का है, चर्चा है। जितनी लोगों की जनभागीदारी लोकतंत्र के अंदर बढ़ेगी, जितनी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी, उतना ही उस प्रदेश के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद समाप्त हो। और इसीलिए इसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं का विशेष रूप से योगदान है। मैं आज सीपीए के इस प्लेटफॉर्म पर यह कह सकता हूं कि सीपीए का प्लेटफॉर्म एक उपयुक्त मंच है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से विचार विमर्श, चर्चा, संवाद से जो परिणाम आता है, उस परिणाम से हम व्यापक कल्याणकारी योजनाएं बनाते हैं। जितना सीपीए के प्लेटफॉर्म पर विधायी संस्थाएं चर्चा करेंगी, संवाद करेंगी, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी, उतना ही हम उन्नत विधायी कार्य कर पाएंगे। इसलिए हमारी विधायी संस्थाओं की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हमारी विधायी संस्थाओं के अंदर होने वाली हर चर्चा और संवाद के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। जितनी हम अंतिम व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी निभाएंगे, उनकी भावनाएं, उनके विचारों की अभिव्यक्ति की जितनी चर्चा और संवाद होगा, उतना ही बेहतरीन परिणाम शासन में आएगा। और इसीलिए संविधान बनाते समय हमारे शासन निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने विशेष रूप से भारत के संविधान में जनता को बीच में रखकर संविधान का निर्माण कराया और उस समय निर्णय किया कि हर नीतियां, हर कार्य योजना बने, उसमें जनता की विशेष रूप से भागीदारी हो। और इसके लिए समय समय पर सीपीए प्लेटफॉर्म पर उपयुक्त कार्य चलता रहता है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर नॉर्थ ईस्ट का सारा इलाका इन विधायी संस्थाओं की चर्चा और संवाद के माध्यम से हम एक बेहतर विकास की ओर बढ़ेंगे। चाहे पावर के सेक्टर के अंदर हो, चाहे जलापूर्ति के सेक्टर में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो या अर्थ कनेक्टिविटी हो, टेलीफोन कनेक्टिविटी हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेल, एक व्यापक विकास की ओर ये सारा क्षेत्र बढ़ रहा है। और विशेष रूप से मैं यहां के मानव संसाधन के नौजवानों को धन्यवाद देना चाहूं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपने कीर्तिमान स्थापित कर देश और दुनिया के अंदर नॉर्थ ईस्ट का नाम रोशन किया है। आज यही हमारी ताकत है कि नॉर्थ ईस्ट का नौजवान, जिसकी मानव संसाधन क्षमता अद्भुत है, जिसकी काम करने की क्षमता अद्भुत है, जिसका एक विजन है, जो एक लक्ष्य बनाकर काम करता है और जिस क्षेत्र में भी काम करता है अपेक्षित परिणाम लाता है, यही नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों की समर्थ ताकत है। मुझे आशा है कि इस सीपीए के प्लेटफॉर्म पर 2 दिन तक व्यापक चर्चा होंगी, संवाद होंगे। जिन 2 विषयों के अलावा भी अन्य विषयों पर जो चर्चा संवाद होंगे, वह राज्य की सरकारों को नीतियां बनाने में, कार्यक्रम बनाने में एक बेहतरीन सुझाव देंगे। केंद्र की सरकार को भी लोगों की अपेक्षा, आकांक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाने में, कार्यक्रम बनाने में सुझाव देंगे और इसके परिणाम ठीक से लागू हो, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी विधायी संस्थाएं हैं, इन विधायी संस्थाओं के जो चर्चा, संवाद,
परस्पर सुझाव, जो विचार आते हैं उनको केंद्र और राज्य की सरकार उसको अवगत कराऊं, ताकि हम बेहतर नीतियां कार्यक्रम बनाकर अधिक जनता का कल्याण कर सकें। यही हमारा सबका मकसद रहता है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपके आशीर्वचनों, आपके मार्गदर्शन के लिए उपस्थित तमाम लोगों की ओर से हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Ending the program with the closing song Jai Bharati by the artists of Department of Art and Culture, Government of Arunachal Pradesh. कार्यक्रम के शुभारंभ अरुणाचल प्रदेश की गुणगान के साथ आरंभ, समापन मां भारती की वंदना के साथ।
बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भारती की वंदना के साथ आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन का समापन। On that note, ladies and gentlemen, we conclude the inaugural session of this conference. I, on behalf of the organizers, thanks the chief guest of honor, dignitaries on the dais, esteemed delegates, and ladies and gentlemen, for giving your precious time and making this program memorable and eventful with your presence. Thank you.